हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले 30 नंबर का सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपसे 30 नंबर का जो पार्ट 1 है ना, 30 नंबर के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका मैथ्स रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है, सीडीपी 10 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से टोटल 30 नंबर का आपका सेट बनने वाला है। तो वही चीज़ें आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर आपको मिलते रहें। और डेली इवनिंग 6 PM आपकी 10 नंबर की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग सीडीपी को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि 10 नंबर पूरे के पूरे आपको इस 30 में से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हिंदी के करेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, उसके बाद जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका जीके, जीए, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, और लास्ट का जो 10 नंबर रहता है वो आपका सीडीपी का रहता है। राइट है, तो इस तरीके से आपका पूरा एग्जाम पैटर्न चलेगा। जो पार्ट है 30 नंबर का होगा, वो इस तरीके से फिक्स पैटर्न है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हिंदी से। कि सबसे पहला क्वेश्चन है, ईमानदारी जो है ये कौन सी संज्ञा है? ये युक्तिवाचक है, ये भाववाचक है, ये समूहवाचक है? देखो, जब भी ऑनेस्टी की या किसी भी स्पेसिफिक किसी वर्ड की बात करी जाती है, जो किसी व्यक्ति के बारे में कोई विशेषता या उसकी कोई बुरी चीज़ के बारे में बताता है, मतलब किसी भी चीज़ को एक हम बोलते हैं ना, कैटेगराइज कर देते हैं, ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत बुद्धिमान है, यह वस्तु बहुत ज़रूरी है, ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती है तो वो भाव के बारे में बताती है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। आप डेफिनेशंस देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा की, कि किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कहा जाता है ना। भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है ना। भाववाचक संज्ञा जो है शब्दों का बहुवचन बनाने पर, अगर एक वचन है, सिंगल में आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए भाववाचक है, लेकिन जब आप उसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे, प्लूरल में प्रयोग करेंगे, तो वो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर बन जाती है। जैसे दूरी से दूरियां, चोरी से चोरियां, प्रार्थना से प्रार्थना, ये तो सारे के सारे क्या हो गए? अपने जातिवाचक हो गए। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक कन्वर्ट हो जाती है। तो व्याकरण शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या है? जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मिठास की बात कर रहे हैं, कड़वाहट की बात करें, क्रोध, जवानी, स्त्रीपन, बालकपन, मित्रता, अपनत्व, ईमानदारी, ये सारी की सारी चीजें क्या है? भाव के बारे में बताती है ना। तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कोई किस प्रकार का विशेषण है? आपके सामने लिखा हुआ है कोई व्यक्ति तो यहाँ पर आया था। तो ये जो कोई वर्ड आपने प्रयोग किया है, ये किस प्रकार का विशेषण है? ये परिमाणवाचक है, ये सार्वनामिक है, ये गुणवाचक है? इनमें से कोई नहीं। तो कोई एक प्रकार का, किस प्रकार का विशेषण होगा? सर्वनामवाचक। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। किसी वाक्य में संज्ञा शब्दों की विशेषता, मतलब वह व्यक्ति था तो मैंने वह व्यक्ति या उस व्यक्ति का नाम न लेते हुए, या फिर वो जो मेरे लिए नोन नहीं है, उसके लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया कि कोई तो आया था। ठीक है, कोई मतलब इन द सेंस कि कोई व्यक्ति होगा तो वो अपने आप में एक संज्ञा है, लेकिन उस जगह मैंने दूसरे शब्द का प्रयोग किया, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये वही चीज है ना। सार्वनामिक विशेषण वास्तव में सर्वनाम शब्द ही होते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण के बारे में भी, संकेतवाचक विशेषण भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात देवों के देव महादेव। आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ओके, परोपकार में किस प्रकार की संधि है? देखो, आप बनाओगे, इसको कन्वर्ट करोगे, इसको विच्छेद यहाँ पर करोगे, तो पर धन उपकार आपका बनेगा। कैसे आप करोगे इसको, है ना, बताना जल्दी से कि इसका संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ बनेगा कैसे। ठीक है, पर धन उपकार। ठीक है, मतलब र से देखें तो यहाँ पर अ बन रहा है और उ। जब अ और उ इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है, अ और उ से क्या बना? यहाँ पर ओ बना, क्योंकि हमने क्या लिखा? परोपकार, और इसका ट्रांसलेशन किया तो अ और उ को मिलकर ओ बना है, परोपकार बना है। तो कौन सी संधि यहाँ पर कहलाएगी? गुण संधि यहाँ पर कहलाएगी। तो देखो, जब संधि करते समय अ या आ के साथ ई या ई, इन दोनों में से कोई भी मिलता है तो ए बनता है, और अ और आ के साथ यदि उ और उ मिलेगा तो हमने वही करा। पर में अ छुपा हुआ है, मतलब उसका अगर आप ध्वनि देखें तो अ है ना, और उपकार में उ है, तो क्या बनेगा? ओ की मात्रा बनेगी, दैट मीन्स परोपकार बनेगा। जब अ और आ के साथ ऋषि वाला री मिल जाता है तो अर यहाँ पर बन जाता है। तो ये सब के सब किस में आते हैं? गुण स्वर संधि के अंदर आते हैं।
हमसे यही पूछा गया था। परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का मतलब क्या होता है? एक मुहावरा है, आपको इसका मीनिंग बताना है ना। जब तक पैरों की जो एड़ियाँ बिवाई नहीं फटेगी तब तक आपको पीर पराई कैसे समझ में आएगी? इसका मीनिंग बताओ। दूसरों के कष्ट को अनुभव कर पा रहे हैं, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है इस चीज़ को। बहुत ही ज़्यादा आप दयालु कृपालु हैं या बहुत ही ज़्यादा कठोर आप यहाँ पर हो सकते हैं। क्या आंसर करेक्ट होगा? जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का मतलब है जिसके ऊपर बीती है ना वही इस चीज़ को समझता है, मतलब जो इस फेज से गुजर चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। विहक विहक फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। विहक विहक पुंज पुंज, है ना, दो वर्ड यहाँ पर है जो रिपीट प्रयोग किए गए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष हो सकता है, अनुप्रास हो सकता है, उपमा हो सकता है या विप्सा अलंकार यहाँ पर हो सकता है। देखो स्कूल टाइम में तो कुछ स्पेसिफिक अलंकार ही पढ़े थे आपने, लेकिन अभी बहुत डिफरेंट जब आप डिटेल में जाते हैं तो कई डिफरेंट टाइप के अलंकार होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के भेद आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। डी आंसर इज करेक्ट। विप्सा अलंकार यहाँ पर होगा, जिसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है और जिसको ही विप्सा भी बोला जाता है। अब देखो कैसे। जब किसी घबराहट के कारण, किसी आश्चर्य में होकर किसी से घृणा हो गई या फिर किसी रोचकता में किसी शब्द को काव्य में दोहराना हो, मतलब आप किसी से घृणा दोहरा रहे हो, किसी के साथ मतलब कोई आश्चर्यजनक चीज आपने देख ली, है ना, तो अगर उस चीज को आप रिपीट कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा? विप्सा, है ना, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति तो समझ में आ गया कि पुनरुक्ति मतलब रिपीट करना, लेकिन इसका एक नाम और होता है विप्सा, इसीलिए एग्जाम में आपको ये नाम दिया जाता है ताकि जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, जैसे कि मधुर मधुर, मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, है ना, मतलब जिसमें मेरी रोचकता है, तो मैंने बोल दिया मधुर मधुर मेरे दीप जल, है ना, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये क्या हो गया? मेरा विप्सा अलंकार हो गया। ऐसे और एग्जाम्पल जैसे कि आपसे क्वेश्चन में था विहग विहग, दो बार विहग विहग लिखा है, फिर चहल उठे ये पूंज पूंज, कल कुंचित कर उर का निकुंज, चिर सुभग सुभग, मतलब दो बार वर्ड प्रयोग हुआ है, हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर विप्सा है। और चाहे तो एग्जाम्पल आप देख लो ताकि ये टॉपिक ही आपका प्रिपेयर हो जाए। जुगन जुगन समझावत हारा कहा न मानत कोई रे, और ऑप्शन और एग्जाम्पल्स देख लो। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी शशि नींद तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, है ना, बढ़त पल पल घटत छीन छीन, चलत न लगे बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये तो सारे विप्सा के एग्जाम्पल हो गए। 7 नंबर का क्वेश्चन, सुर महिसुर हरिजन अस गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। ठीक है, ये जो संवाद है ये आपके रामचरितमानस का है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद की बात करी गई है। जिस तरीके से लक्ष्मण जो है परशुराम से बातचीत जो उनकी चल रही होती क्रोध स्वर में, है ना, वो वाली बात है। शायद आपको कोई रामायण का सीन याद आ रहा हो, है ना, तो स्वयंवर की बात ये चल रही है, वहाँ पर जो धनुष तोड़ देते हैं, है ना, उसके बाद का ये सीन है। ठीक है, तो एक चौपाई है, सुर महिसुर हरिजन अस गाई, हमारे कुल इन्ह पर न सुराई। इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक है, दीपक है, दृष्टांत है या फिर प्रतीप है? प्रतीप तो आपको याद आ रहा होगा, उल्टा सीधा एक समान, है ना, वो वाली चीज। तो अभी बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दीपक अलंकार है। अब देखो दीपक क्या होता है। दीपक अलंकार, जिस तरह से दीपक जलकर घर और बाहर सभी जगह प्रकाश फैलाता है, और उसी प्रकार दीपक जो है अंध अलंकार निकट के पदार्थों एवं दूर के पदार्थों को एक धर्म संबंध से वर्णित करता है। तो इस प्रकार के अलंकार को क्या कहा जाता है? दीपक अलंकार यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। छंद का अर्थ क्या होता है? आच्छादन करना, नापना, काटना या इनमें से कोई नहीं। तो छंद का अर्थ होता है आच्छादन करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छंद का थोड़ा सा डिटेल देख लो। चद धातु से ये बना है जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना, खुश करना, और इसका दूसरा नाम पिंगल भी है। पिंगल क्यों है? क्योंकि छंद शास्त्र के जो प्रणेता है पिंगल ऋषि को माना जाता है, इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी यहाँ पर कहा जाता है। प्रथम रचना कहाँ पर की गई है? ऋग्वेद के अंदर की गई है। जैसे गद्य का नियामक व्याकरण है, गद्य के नियमों की जानकारी आपको व्याकरण में मिलेगी, है ना, कि किस प्रकार के नियम वगैरह का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही कविता का क्या हो जाएगा? छंद शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हिंदी के आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर। आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। द इजिएस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू इज टू क्रिटिसाइज अदर। यहाँ पर जो बोल्ड वर्ड लिखा हुआ है ऑफ द थिंग्स टू डू, इसमें क्या एरर है? देखिए बोलने में ही वो पता चल गया होगा आपको कि क्या एरर है। चलो कोई बात नहीं, बताओ इसका आंसर।
यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना ऑफ द थिंग टू डू, इसमें कुछ ना कुछ एरर तो दिख रही है क्योंकि ये बोलने में भी नहीं आ रही है ये वाली चीज़। तो ऑफ द थिंग्स टू डू होना चाहिए, अमंग द थिंग्स टू डू होना चाहिए, ऑफ द थिंग टू बी डन होना चाहिए, या इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो एरर तो है, एरर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो एरर वाला पार्ट है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है ये आपके सामने इन 3 ऑप्शन के अंदर है, और अगर ये सही है इसका मतलब कि कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। द इजीएस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, यहाँ पर एस लगेगा, है ना, इसलिए वो बार बार ऐसे ही आता है बोलने में। द इजीएस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू इज टू क्रिटिसाइज अदर्स, मतलब सबसे अच्छी चीज़, मतलब हम लोग बोले कि सबसे आसान काम क्या होता है, लोगों को क्रिटिसाइज करना, उनकी आलोचना करना। हम लोग बोलते हैं ना कि आलोचना तो बहुत आसानी से हो जाती है लेकिन तारीफ नहीं होती है, वही वाली चीज़ है जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है द इजीएस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू इज टू क्रिटिसाइज अदर, मतलब हम लोग दूसरों की आलोचना बहुत अच्छे से बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वाइटल। वाइटल का इंपॉर्टेंट या एंटोनिम अपोजिट वर्ड जो है वो क्या होता है, क्रूशियल होता है, इनएसेंशियल होता है, इंडिस्पेंसिबल होता है, फंडामेंटल होता है। तो इसका अपोजिट या विपरीत शब्द आपको बताना है, इसका विपरीत शब्द यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो वाइटल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना। इट इज़ सो वाइटल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पर इंग्लिश में आप ये शब्द वाइटल का प्रयोग करते। क्रूशियल भी हम लोग बोल सकते हैं, वही चीज़ है। इंडिस्पेंसिबल भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब फंडामेंटल भी मतलब एक मूलभूत जो जरूरी चीज़ है ना। फंडामेंटल नीड्स क्या है, तो ये फंडामेंटल नीड्स हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका अपोजिट बताओ। इसका अपोजिट है इन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, है ना, तो इन इसेंशियल मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका अपोजिट हो गया, इसका एंटोनियम हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, इन इसेंशियल। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोमलगेट का जो सिनोनिम है, समानार्थी है, क्या होगा, रिकॉल करना, कीप रखना, है ना। रिकॉल करना मतलब आप चीज़ों को रिकॉल करते हैं, पुनः याद करने की कोशिश करते हैं। कीप मतलब रखना, सपोर्ट मतलब हम लोग यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब हेल्प करना है काइंड ऑफ। और एडवर्टाइज करना मतलब आप यहाँ पर चीज़ों को विज्ञापन कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो वाली चीज़। तो आपको प्रोमलगेट का सिनोनिम यहाँ पर बताना है। तो एक्चुअल प्रोमलगेट का मीनिंग यहाँ पर होता है, वो होता है कि किसी भी चीज़ का विशेष रूप से नियम कानून कुछ बना देना, लोगों तक उसका प्रचार प्रसार करना, उसके बारे में बात करना, लोगों को उसकी जानकारी देना। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज का मीनिंग भी तो यही होता है, प्रचार प्रसार करना। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आई विल गिव यू द एडवांस इफ़ यू रिपे इट एज सून एज पॉसिबली। हमको क्या बोला है कि जो भी आपको करेक्ट लग रहा है, चाहे वो इसके अंदर हो, वो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जो ग्रामेटिकल एरर है। देखो आई विल गिव यू, ये जो सेंटेंस पूरा एक साथ लिखा हुआ है, इसको इन्होंने क्या करा है, 4 ऑप्शन में बांट दिया है ना, कि कहाँ पर एरर है, बस वो आप टिक कर लो, वो आप सिलेक्ट कर लो। आई विल गिव यू द एडवांस, है ना, क्या इसके अंदर कोई एरर दिख रही है क्या, आई विल गिव यू द एडवांस, ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है ना। विल भी सही प्रयोग किया इसने। इफ़ यू रीपे इट, अगर आप उसको वापस से मुझे पे कर दें, वापस से मुझे रीपे कर दें, इट एज सून एज पॉसिबली, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवांस दे दूंगा अगर तुम मुझे जल्दी से जल्दी जो है वापस से इसको दे दो, है ना, मतलब मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, अगर तुम मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे वापस से रीपे कर दो, वापस से रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला तो प्रयोग हो गया सेंटेंस का कि 2 फ्यूचर के सेंटेंस होंगे, तो एक में विल लग जाएगा और दूसरा इफ से आपका सिंपल टेंस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो तो यहाँ तो वो वाली तो कोई एरर नहीं दिख रही है, ग्रामर वाली तो कोई एरर नहीं है। बाकी आपको ये समझना है कि कोई वर्ड होगा जो मिस कर रखा होगा यहाँ पर। आई विल गिव यू द एडवांस इफ यू रीपे इट एज सून एज पॉसिबल ही नहीं होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, नॉर्मल वर्ड आपको यहाँ पर यूज करना है पॉसिबल का, तो वाई यहाँ पर नहीं लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एरर कहाँ पर है, एरर है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव और एक्टिव वॉइस। मतलब आपको बेसिकली करना क्या है, कन्वर्ट करना है। एक्टिव में है तो पैसिव में कर लो, पैसिव में है तो एक्टिव में कर लो, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये है विल ही हैव रिटन अ लेटर, विल ही हैव रिटन अ लेटर, इसको आप कन्वर्ट करिए। तो क्या आप ये पहचान पा रहे हैं क्या कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में? देखो जो कुछ चीज़ें होती है जो समझ में आती है पैसिव की, जस्ट लाइक बाय लगाओ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं हर जगह लगा होता है। तो आप टेंस को देख लेते हैं, है ना। क्रिया का तीसरा रूप है, रिटर्न लिखा हुआ है और हैव लगा हुआ है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। मतलब ये तो पता चल गया कि ये किस में है, एक्टिव के अंदर है। अब आप इसको क्या करिए, पैसिव में यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए। यस, पैसिव में एक बार इसको कन्वर्ट कर दीजिए। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? विल ही हैव रिटर्न अ लेटर। हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे अ लेटर से, लेकिन ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो शुरुआत भी वहां से ही होगी, है ना। तो विल हैव यहाँ पर लगा हुआ है, तो विल हैव का अगर आप कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विल तो वैसे ही लगाना है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, विल से ही करेंगे। और डिपेंड करता है, लेटर लिखा हुआ, अ लेटर लिखा हुआ है, तो इसमें विल और शेल के लिए क्या प्रयोग होगा, विल और शेल में से विल प्रयोग होगा, ठीक है। तो अ लेटर की शुरुआत हो गई, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ गया, अ लेटर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अ लेटर लिख लिया। विल का वापस से क्या बन जाएगा, विल हैव है, तो विल हैव बीन बन जाएगा। तो विल हमने यहाँ पर लिखा, है ना, यहाँ पर सब में विल लिखा हुआ है। अ लेटर हैव का क्या बन जाएगा, हैव बीन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हैव बीन नहीं है ना। आपको बस ये पता चल गया कि विल हैव किस में कन्वर्ट होगा, विल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिन कहाँ पर लिखा हुआ है, बिन लिखा हुआ है केवल ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि टेंस का अगर आइडिया है तो बहुत सारे ऑप्शन आप वैसे ही कट कर सकते हैं। विल हैव का क्या बन जाएगा, विल हैव बीन बन जाएगा। तो विल अ लेटर हैव बीन, और क्रिया का थर्ड रूप ही लगेगा तो रिटर्न हो जाएगा, और बाय ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार टेंस को याद कर लेना, अगर आपने ऐसे याद रख रखा है ना, ये वाली फिंगर से जो है इस वाली फिंगर में इसको अपन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये लास्ट वाले से इस लास्ट वाले में अगर फिंगर से याद कर रखा और ऐसे याद कर रखा टेबल फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिंगर से क्या है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपकी फिंगर ऐसे चलना लग जाती है कि ये है तो ये होना चाहिए, है ना। तो ऐसे भी आप करना चाहें जैसे भी आपको सही लगता है, ठीक है। तो विल ही हैव रिटर्न अ लेटर, तो अ लेटर, will a letter have been written by him, okay। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाँ, 13 तक तो कंप्लीट हो गई, इंग्लिश हो गया। भारत में प्रथम सहायक संधि जो है किस रियासत ने स्टार्ट करी थी, तो किसने करी थी, हैदराबाद ने करी थी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संसद में कौन शामिल है, राज्यसभा, लोकसभा, सिर्फ लोकसभा, राष्ट्रपति। तो डेफिनेटली सभी से मिलकर संसद बनती है ना। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है, विश्व की बात हो रही है, भारत की नहीं है ये। मलेशिया, केन्या, श्रीलंका और ब्राजील सबसे ज्यादा होता है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। झेलम नदी के किनारे बसा नगर यहाँ पर कौन सा है, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है आपका श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पहली संख्या, आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कर लेते, 3 क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आना है, ठीक है। 4 भी हो सकते, कभी 3 कभी 4 हम लोग मानकर चल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमको ये नहीं पता है कि इसमें कितना मैथ्स, कितना जीके, जीए और ये सारी चीजें आएगी, तो हम लोग एक एवरेज लेकर चल रहे हैं। पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है। अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत आपको बताना है, परसेंटेज यहाँ पर बताना है वापस से। तो पहली संख्या कितनी है, 350 है, इसको हमने 20% बढ़ाया। मान लो संख्या जो है हम लोग बोल रहे हैं 20 कितना होता है, मतलब 20/100 मतलब कि कितना हो गया, 1/5 हो गया। डायरेक्टली इन शॉर्ट आप इसको देखें तो 20% बढ़ाया है, मतलब संख्या 1/5 है, उसको 20% हमने बढ़ाया, तो +1 कर लो, कितनी हो गई, 6/5 हो गई। या फिर आप इसको बहुत ईजी वे में लिखते हैं, है ना, पूरा सॉल्व करते हैं तो 120, कोई भी संख्या 100 है ना, तो आपने उसको क्या करा, 20% बढ़ाया, तो 100 को 20% बढ़ाना मतलब कि 120 हो जाना, ठीक है। तो 120/100, इसको वापस से कट करोगे तो 6/5 ही आ जाएगा। और वापस से उसी संख्या को आपने क्या कर दिया, 20% कम कर दिया, तो 100 थी, 100 से 20 कम कर दिया, मतलब कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80/100 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या बनी, पहली संख्या तो कितनी हो गई,
पहली संख्या कितनी होगी, दे रखी है हमको 350, और 350 में वापस से आपने 20% की कमी भी करी है। 350 आपकी संख्या और वापस से 20% की कमी और वृद्धि दोनों करी, पहले वृद्धि कर ली बाद में कमी कर ली। तो अब जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, एक बार से कट करके देख लो। वही जो हम लोग बोल रहे थे ना, +1 कर लो, ये 6/5 वापस से आ गया है ना। 20 छंग 120, 20 500, 20 चौक 80, 20 5 100, है ना। अब आप इसको कट कर ले एक बार, आप चाहे तो इजी वे में लिख सकते हैं। 350 इंटू 6/5 और क्या लिखा हुआ है 4/5, है ना। 5 7 35, 5 से कितना बार कट जाएगा, 5 चौक 20, 14, 14 इंटू 6 इंटू 4 आ रहा है ना। 14 5 70, 14 छंग 84 इंटू 4 आप इसको कर लेंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33 आ रहा है, 336 आ रहा है। मेरा जो ओरिजिनल नंबर था वो 350 था, लेकिन जब इसमें मैंने 20% बढ़ाया और 20% कम किया तो मेरा नंबर 336 आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 10 में से 6 गए तो 4, और 4 में से 1 गए तो 3। मेरा जो नंबर आया, परसेंट नहीं, मेरा जो नंबर आया मतलब जो कमी और वृद्धि कितने की हुई है, 14 नंबर की। यहाँ पर जो है पहले 350 था, अब 336 हो गया, 14 नंबर की कमी हो गई। तो डायरेक्टली 14% आंसर मत करके आ जाना, अभी अपन को परसेंटेज निकालना है। तो 14 डिवाइड बाय कितना होता है, 350 होता है, इंटू 100 हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कट करके देख लो, यहीं से क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। ये जो परसेंटेज आएगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कट कर लेते इसको, कट करो क्या आंसर आ रहा है देखो। 7 से 1 0 से 1 0 कट कर लेते हैं, 7 दूना 14, 7 5 35, 5 दूना 10, मेरा आ गया 4%। और कमी हुई है, 350 था 336 हो गया, 14 नंबर की कमी हुई है, 14 नंबर मतलब कि 4% की कमी यहाँ पर हुई है। ठीक है, आप चाहे तो एक बार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मेरे आ गया ओके, एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर विजिबल हो रही है चीज़ें तो। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, देखो हमारे पास इन शॉर्ट अगर हम लोग लिखें, 350 था, इसमें 20% की कमी और 20% की वृद्धि करने के बाद 336 नंबर आ गया। तो जो डिफरेंस आया वो कितने नंबर का आया, 14 नंबर का आया। 14 जो है 350 का कितना परसेंट है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर कितना है 350 है, तो 4% है, और 4% ही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है, उसमें से महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग यहाँ पर क्या होगा। मान लो कोई भी दो संख्या हमने मानकर चल ली कि x और y दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं का योग जो है 36 है, और उनके महत्तम समापवर्तक दैट मीन्स की LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख दिया है मैंने पहले, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। और हमसे दिया क्या गया है, जो उसका HCF है वो 3 है, और LCM कितना है यहाँ पर 105 है। HCF 3 हो गया, LCM 105 हो गया, तो हमको क्या पूछा गया है कि उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 हो गए, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपको यहाँ पर बताना है। तो ये फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है, तो LCM HCF कितने हो गए, 3 इंटू 105 हमको दे रखे, पहला और दूसरे नंबर का हमको पता नहीं है वो क्या है, क्योंकि योग पता है, सम पता है कि वो 36 है, लेकिन उनका जब गुणा किया जाएगा तो वो क्या नंबर हो सकता है ना, हमें नहीं पता है, तो वो अब हम लोग निकाल लेंगे। तो A और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 315 आ गई, A इंटू बी 315 आ गया, और A प्लस बी कितना दे रखा है हमको 36 दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट नहीं, बस फॉर्मूला देखना है, LCM इंटू HCF महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू A इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं, वैसे चाहें तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ये XY मान लो, है ना, क्योंकि हमने यहाँ नंबर XY माना है, तो इसको भी आप XY कंसीडर कर लो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया XY और XY। ठीक है, तो x प्लस वाई 36 है, x इंटू वाई 315, आप चाहें तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 315 बटे y करके यहाँ पर y में वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन एक ट्रिक आप यहाँ पर कर सकते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, इन दोनों संख्या मतलब x और y, इसका व्युत्क्रम का योग यहाँ पर क्या होगा, 1 सेकेंड, है ना, इसके व्युत्क्रम का योग यहाँ पर क्या होगा, ये चीज पूछी गई है। आई थिंक अब विजिबल होगा। अब आप इसका क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इस संख्या के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, इसको आप सॉल्व कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना।
ये बन जाएगा, यही बनेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखो x प्लस वाई कितना दे रखा है 36, हमने पहली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 होता है, हमने 36 कर लिया। x इंटू वाई कितना होता है 315 होता है, ये रहा आपका 315। बस आपको क्या करना है 36/315 को सॉल्व ही करना है, क्योंकि व्युत्क्रम हमने कर लिया। इन संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब x का 1/x और y का 1/y, इन दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना होता है, बस इसको सॉल्व करना है। 9 से कट हो रहा है क्या, 9 से कट कर लो, 9 चौक 36 होते हैं, 9 तिया 27, 9/45 मतलब 4/35 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया, बस हमको यही फॉर्मूला लगाना था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीपल, दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, और एक हमको दे रखा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 36 है। आप चाहे तो इक्वेशन को भी सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमको पता था कि जब इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है तो ऐसा कुछ नंबर आता है, ऐसी कुछ चीज़ आती है। तो डायरेक्टली हमने क्या करा, इस वैल्यू को है ना x प्लस वाई को, और यहाँ पर जो है x इंटू वाई कितना है 3 इंटू 105 है, बस डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा 4/35 यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया इस चीज़ को हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 20 को भी सॉल्व कर लेते हैं। जतिन और प्रिया के पास, जतिन को हम लोग जे से और प्रिया को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के पास 41 रुपीज़ है। जतिन के पैसों का, जतिन के पैसे कोई एक नंबर जे ही हमने मान लिया, इसके पास कोई जे पैसे होंगे, इसके टोटल नंबर का 1/4 और प्रिया के टोटल पैसे, जितने भी पैसे रुपए उसके पास हैं, उसके पैसे का 1/7 से 2 अधिक है। जैसे इस इक्वेशन को ऐसे बनाएंगे, जतिन के पैसों का 1/4 है ना, प्रिया के पैसों के 1/7 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो प्रिया के पास कितने पैसे, बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्व करिए, इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक है, 1/4j प्लस इज इक्वल टू ही है ये, है ना, 1/4j इज इक्वल टू, मतलब वो j फॉर जतिन है ना, 1/7p प्लस 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करें, इस p को इधर लेकर आ जाए बराबर के इधर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, है ना, माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1/4j माइनस 1/7p इज इक्वल टू 2 को उधर ही रहने देते, बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम यहाँ पर ले लो, 7 चौक 28 होता है, 7j माइनस 4p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, यही होगा 7j माइनस 4p इज इक्वल टू 2। बस अब इसको इधर इस साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 7j ऐसा कैसा ही, ठीक है, माइनस 4p और 28 दूना कितने हो जाते हैं, 8 दूना 16, 56, 28 दूना 56 हो गई। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन, और ये j प्लस p वाली कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से देखो अब विजिबल है, 7j माइनस 4p इज इक्वल टू 56, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, j प्लस p इज इक्वल टू 41 है ना। अब हम लोग क्या करें, अगर इसमें 4 का गुणा कर दे तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। इस पूरी इक्वेशन 1 में क्या करिए, 4 का मल्टीपल कर दीजिए, है ना, तो 4j माइनस 4p प्लस 4p है यहाँ पर, ये दे रखा है, इंटू 4 प्लस 4p इज इक्वल टू 41 इंटू 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व करके लिख लेना और नहीं तो अब कर लेना। ठीक है, अब देखो ये 2 इक्वेशन आपके पास बन गई है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, 4p से 4p यहाँ पर कट हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस है ना, बाकी जो जैसा उसको वैसे ही रखेंगे। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11j यहाँ पर हो जाएगा, और 56 प्लस 41 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। तो 11j इज इक्वल टू 6 और 4 10 होता है, 16 और 4 20 और एक 21 और एक 22 यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ j की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जतिन के पास कितने पैसे हैं, जतिन के पास 20 रुपए हैं। ठीक है, रुपए में बात कर रहे थे, 41 रुपए की बात हो रही थी। तो अगर जतिन के पास 20 रुपए हैं तो प्रिया के पास कितने हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास टोटल मिलाकर 41 है, तो 41 में से आप 20 घटा लेंगे, दैट मीन्स प्रिया के पास 21 रुपए हैं। तो हमसे किसके बारे में पूछा है, प्रिया की पूछा है, तो प्रिया के पास 21 है, और जतिन की पूछे तो जतिन के पास 20 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, कैसे इसको सॉल्व करना है। आपसे पूछा गया प्रिया के पास कितने हैं, प्रिया के पास 21 है, ठीक है, और जतिन का पूछे, जतिन के पास कितने, जतिन के पास 20 है। चीज़ें क्लियर है कैसे इक्वेशन, आप चाहे तो कोई भी इक्वेशन को आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर 1/4 यहाँ पर था तो मैं इधर भी 1/4 कर सकती थी, लेकिन हमने इसको थोड़ा ईजी कर लिया, जो बटे बाटी वाली संख्या है उसको नॉर्मल वर्ड में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आंसर आई थिंक आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ तक अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।
ठीक है। इसके आगे जो है CDP के 10 क्वेश्चंस है वो हम लोग जो है 6 PM के सेशन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर का जो ये टोटल 30 नंबर का आता है, 30 नंबर में से 20 नंबर का अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो ज़रूर से मेंशन करिएगा। जल्दी हम लोग ये जो सारे पेपर आपको करवा रहे हैं ऐप पर भी ट्राई करेंगे अपलोड करने का, ताकि आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, ज़रूर से ऐड हो जाइएगा 8770803840 पर, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें, ठीक है। और बाकी सारे ही कोर्सेज आपके अवेलेबल है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं ऐप पर ज़रूर से विजिट कर लेना। वहाँ पर डेमो क्लासेस भी हैं, उनको भी आप विजिट कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।